गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले टर्न पर हम लोगों ने सॉल्यूशंस में सक्रियता और सक्रियता गुणांक, एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे तनु विलयन तथा उसके अणुसंख्यिक गुणधर्म, डाइल्यूट सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हमारा आज का टॉपिक है तनु विलयन तथा अणुसंख्यिक गुणधर्म। हम ये जानते हैं कि यदि किसी विलयन में विलायक की मात्रा को बढ़ाया जाए तो विलयन की तनुता बढ़ती है, और जैसे जैसे तनुता बढ़ती है तो क्या होता है, विलायक संकरण यानी सॉल्वेशन के कारण या तो विलयन का ताप बढ़ता है और या आयनन बढ़ने के कारण विलयन के ताप में कमी होती है। यानी तनुता बढ़ाने पर या तो विलयन के ताप में वृद्धि होती है या कमी होती है। परंतु जब विलयन की तनुता इतनी अधिक हो जाए कि और अधिक विलायक मिलाने पर विलयन के ताप में कोई परिवर्तन ना हो तो उस विलयन को हम कहते हैं तनु विलयन। वो विलयन तनु विलयन कहा जाता है। तनु विलयन का मतलब है कि विलयन की तनुता इतनी अधिक है कि अब यदि उसमें विलायक और मिलाया जाए, यानी उसको और तनु किया जाए, तो उसके ताप में कोई परिवर्तन न हो, ऐसे विलयन को तनु विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन कहा जाता है। प्रायोगिक कार्यों के लिए 1m सांद्रता से कम सांद्रता वाले विलयनों को तनु विलयन माना जाता है और इससे अधिक सांद्रता वाले विलयनों को सांद्र विलयन माना जाता है। When solvent is added to the solution to increase dilution, then either due to solvation the temperature of the solution increases, or due to ionization the temperature of the solution decreases. But if the solution is such a dilute that on further addition of solvent there is no change in temperature of the solution, then this solution is said to be dilute solution। अर्थात डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट मिलाने पर विलयन के सॉल्यूशन के टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देयर इज़ नो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन ऑन एडिंग सॉल्वेंट आर सेड टू बी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस द सॉल्यूशन ऑफ 1m is selected. The solution below 1m are said to be dilute solution, and the solution above 1m's concentration are said to be concentrated solution. This is the dilute solution. अब there are the two type of properties of dilute solution. दो प्रकार के गुण होते हैं इसमें। एक तो गुण वो होते हैं जो विलेय पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। और दूसरे गुण वो होते हैं जो विलेय पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, बल्कि किस पर निर्भर करते हैं, वो विलेय पदार्थ के में उपस्थित विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर। ऐसे गुणों को हम कहते हैं अणुसंख्यिक गुणधर्म या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट हेडिंग इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्यिक गुणधर्म। विलयनों के वे गुण जो उनके इकाई आयतन में उपस्थित कणों में क्या किया जाएगा, आयन, अणु या परमाणु की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यिक गुणधर्म कहलाते हैं। ये गुण विलय की प्रकृति यानी रासायनिक संरचना पर निर्भर नहीं करते। Those properties which depends upon only the number of
solute particles, that is ion, atoms or molecules present in unit volume of solution are said to be colligative properties. These properties does not depend upon the nature of solute, or that is chemical structure of the solute. केवल ये गुण इस बात पर निर्भर करेंगे कि विलयन के इकाई आयतन में विलायक के कितने कण हैं। कण मतलब कितने आयन हैं, मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, यानी कंसंट्रेशन पर। अब ये अणुसंख्यक गुण या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विलयन के 4 प्रकार के होते हैं। विलयन में निम्न 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरी है वाष्प दाब अवनमन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तीसरी है क्वथनांक उन्नयन या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। चौथी है हिमांक अवनमन या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। इन चारों अणु कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का यूज़ सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन के लिए किया जाता है या विलय के अणुभार को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो ये किस तरीके से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं और किस तरीके से इनकी सहायता से अणुभार ज्ञात किया जा सकता है, हम एक एक करके इन चारों प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर, देखिए एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। मान लीजिए आपने एक बड़े रूम के कॉर्नर में सेंट की बोतल ओपन कर दी, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये जो सेंट के पार्टिकल्स हैं ये पूरे कमरे में या जितनी स्पेस अवेलेबल है सब तरफ फैल जाएंगे। यानी कण अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गति करते हैं। पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसको हम कहते हैं विसरण या डिफ्यूजन। इसी तरीके से अगर 2 विलयन हैं जिनमें से एक अपेक्षाकृत तनु है और दूसरा सांद्र है, तो विलय के कण सांद्र विलयन से अपेक्षाकृत तनु विलयन की तरफ गति करते हैं। ये प्रक्रिया कहलाती है डिफ्यूजन। किसी सांद्र विलयन से अपेक्षाकृत तनु विलयन अथवा विलायक में विलय कणों के संचरण की प्रक्रिया को विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टूवर्ड्स रिलेटिवली लोअर concentrated solution या और सॉल्वेंट इज डिफाइंड एज डिफ्यूजन। इसको हम कहते हैं विसरण या डिफ्यूजन। यानी विसरण किसका मूवमेंट है, विलय कणों का, सॉल्यूट पार्टिकल्स का। कहाँ से कहाँ, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। और ये डिफ्यूजन कब तक होगा, जब तक दोनों साइड की कंसंट्रेशन या दोनों सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाए। लेकिन यदि हम इन दोनों विलयनों को, कौन से दोनों सॉल्यूशंस, एक हायर कंसंट्रेशन का और एक कंपैरेटिवली या अपेक्षाकृत लो कंसंट्रेशन का तनु को अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दें, पृथक कर दें। अब अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली
की प्रॉपर्टी होती है कि ये विलायक के कणों को तो आर पार जाने देती है, लेकिन विलय के कणों को जाने नहीं देती। ये परमिएबल है सॉल्वेंट पार्टिकल्स के लिए, बट इट इज़ इम्परमिएबल टूवर्ड्स द सॉल्यूट पार्टिकल। ये विलायक के कणों के लिए तो पारगम्य है, लेकिन विलय के कणों के लिए पारगम्य नहीं है। इसलिए हम इसको कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो फिर क्या होगा? अब दोनों तरफ की सांद्रता को बराबर करने का क्या तरीका था? पहला तरीका तो हमने विसरण देखा कि विलय के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चले जाए, लेकिन अब ये हो नहीं सकता। तो फिर क्या है? विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करने लगते हैं, ताकि अधिक सांद्रता वाला विलयन डाइल्यूट हो जाए। कब तक? जब तक दोनों तरफ की सांद्रता बराबर नहीं हो जाए। तो अब गति कौन कर रहा है? विलायक के कण। किधर से किधर? अपेक्षाकृत तनु विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर। कब? जबकि हमने इसको अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक कर दिया है। इस प्रोसेस को कहते हैं परासरण या ऑस्मोसिस। किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किए गए दो विलयनों में विलायक अणुओं का तनु विलयन से अपेक्षाकृत सांद्र विलयन की ओर सहज मीन्स स्पॉन्टेनियस संचरण की प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। The movement of solvent particles from lower to relatively higher concentrated solution or solvent when both the solutions are separated by semi-permeable membrane is defined as osmosis. यानी अब आप समझ गए होंगे विसरण और परासरण में क्या अंतर है। विसरण में विलय के कण गति करते हैं कहाँ से कहाँ तक? किधर से किधर? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। परासरण में विलायक के कण गति करते हैं कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। दोनों का पर्पज ये कब तक होता रहता है, ये विसरण या परासरण? जब तक दोनों तरफ की सांद्रता बराबर नहीं हो जाए। अब हम देखेंगे परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। देखिए, ये आपको फिगर दिखाई दे रहा है जो कि परासरण को बता रहा है। इसमें हमने क्या किया है, शुगर के विलयन को, शर्करा के विलयन को एक उल्टी थिसल कीप में लेते हैं और इसके मुंह को हमने पार्चमेंट पेपर या एनिमल ब्लैडर से बंद कर दिया है। ये जो पार्चमेंट पेपर है या एनिमल ब्लैडर है जीववत्स, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्ध पारगम्य झिल्ली का काम करता है। अब हम इस कीप को जल से भरे बीकर में रख देते हैं। तो क्या होता है, इस पार्चमेंट पेपर या एनिमल ब्लैडर में से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से होकर जल धीरे धीरे, विलायक के कण धीरे धीरे अंदर जाने लगते हैं। इसके कारण कीप में द्रव का स्तर ऊपर चढ़ जाता है। आप देख रहे हैं H हाइट तक ऊपर चढ़ गया। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि द्रव का चढ़ना बंद हो गया। कब बंद होगा द्रव का चढ़ना? कब रुकेगा? जब सतह पर H ऊंचाई के कारण उत्पन्न जो दाब है
जिसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जब वो दाब परासरण दाब के बराबर हो जाएगा तब नली में जल का चढ़ना रुक जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि परासरण की क्रिया बंद हो जाएगी। अब ये जो परासरण की क्रिया हो रही है, यानी विलायक के अणु झिल्ली में से होकर, अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर जा रहे हैं, उस क्रिया में ये अणु झिल्ली पर एक दाब डालते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जब ये दाब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बराबर, इसको हम पाई से प्रदर्शित करते हैं। पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब। जब ये दाब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, द्रव स्थितिकी दाब, कितना होगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, HdG के बराबर हो जाता है, तो हम देखते हैं कि नली में जल द्रव का बढ़ना रुक गया। अगर ये हाइट h हो तो हम कह सकते हैं पाई इज इक्वल टू HdG। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, D विलयन का घनत्व, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और H हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, द्रव कॉलम की ऊंचाई। तो इस तरीके से परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर को प्रदर्शित किया जा सकता है। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक किए गए किसी विलयन पर परासरण की क्रिया को पूर्णतः रोक देने के लिए लगाया गया न्यूनतम दाब प्रयोग के ताप पर विलयन का परासरण दाब कहलाता है। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक किए गए किसी विलयन पर परासरण की क्रिया को पूर्णतः रोक देने के लिए लगाया गया न्यूनतम दाब, न्यूनतम अतिरिक्त दाब प्रयोग के ताप पर विलयन का परासरण दाब कहलाता है। द ऑस्मोटिक प्रेशर of the solution is defined as the minimum extra pressure required to stop the process of osmosis when the solution is separated to the solvent by a semi-permeable membrane at the temperature of experiment. This minimum extra force required to stop the process of osmosis is defined as osmotic pressure. Defined as osmotic pressure. अब हम बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस या समपरासारी विलयन। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस या समपरासारी विलयन, यदि दो विलयनों को किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो विलयन कम परासरण दाब वाले विलयन से विलायक जो है वो अधिक परासरण दाब वाले विलयन की ओर गति करेंगे। If we have two solutions of different osmotic pressure, then solvent moves from lower osmotic pressure towards higher osmotic pressure solution. जो कम दाब वाले विलयन को हम कहते हैं अल्प परासारी विलयन या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और अधिक परासरण दाब वाले विलयन को हम कहते हैं अति परासारी विलयन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन ऑफ लो ऑस्मोटिक प्रेशर, कंपैरेटिवली लो ऑस्मोटिक प्रेशर, is known as hypotonic solution, and the solution having comparatively more osmotic pressure is known as hypertonic solution.
लेकिन यदि दोनों विलयनों का परासरण दाब बराबर हो, समान हो, तो हम ऐसे विलयन को कहते हैं समपरासरी विलयन या आइसोटोनिक सॉल्यूशंस. Isotonic solutions are those solutions which have the same osmotic pressure. When the osmotic pressure of two solutions are same, then they are known as isotonic solutions. तो सीधी सी बात है, अगर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा हम दो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को सेपरेट करेंगे तो इनके बीच में विलायक का प्रवाह नहीं होगा. या हम कह सकते हैं एक ही पदार्थ से बने दो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की मोलर सांद्रताएं भी समान होंगी. अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. मनुष्य के शरीर में आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं. ये शरीर के ताप पर, शरीर का ताप मतलब बॉडी टेम्परेचर 309.9 केल्विन टेम्परेचर पर NaCl के 0.91% विलयन के साथ समपरासरी या आइसोटोनिक होती हैं. RBCs at body temperature are isotonic with 0.91% solution of NaCl. अब इसका मतलब क्या हुआ? यदि हम आरबीसी को 0.91% NaCl से कम सांद्रता वाले विलयन में रखें तो क्योंकि बाहरी विलयन की सांद्रता कम है, आरबीसी की सांद्रता ज़्यादा है, इसलिए परासरण के कारण जल का प्रवाह किधर होगा? आरबीसी की ओर होगा, जिससे ये फूल जाएंगी. और कभी कभी क्या होता है, ये फूल कर फट जाती हैं. इसे हम कहते हैं हीमोलिसिस. आपने सुना होगा, बायो में पढ़ा होगा अपने, हीमोलिसिस. हीमोलिसिस मतलब आरबीसी का फटना. कब हो सकता है? जब हम आरबीसी को 0.91% NaCl से कम सांद्रता वाले विलयन में रखें. तो what happen when RBCs are placed in the solution below 0.91% NaCl, then due to the migration movement of water molecules from NaCl towards RBC, they become swollen, फूलने लगती हैं, and sometimes they may burst out, and this phenomenon is called as hemolysis. इसको हम कहते हैं hemolysis. अब यदि आरबीसी को 0.91% NaCl से अधिक सांद्रता वाले विलयन में रखा जाए, मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए, तो क्या होगा? बाहर से आरबीसी से, सेल से वाटर NaCl सॉल्यूशन की तरफ आने लगेगा, जिससे क्या होगा? सेल का प्रोटोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं. यदि आरबीसी को 0.91% NaCl से अधिक सांद्रता वाले विलयन में रखा जाए तो जीवद्रव्य कुंचन, प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्ट्रैक्शन के कारण कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं. So this is the importance of hypertonic and hypotonic solutions. Next, इसके आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूँगी. So thank you.